नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जिसमें मैं उपलब्ध हूँ आपके साथ 23/1/2023 की करंट अफेयर की क्लास को लेकर। तो आइए हम देखते हैं क्या है खास हमारी इस क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय बंदरगाह संघ यानी इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के बारे में, जिसने टाई अप करा है विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के बीच में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि किस तरीके से समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाए। जो इस समझौते के माध्यम से भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका जो ग्रेट निकोबार है, उसका ग्रेट निकोबार के गलाथिया बे में एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो व्यापार किया जाएगा और जो जहाज आएंगी दक्षिण एशियाई देशों से, तो ये एक सेंटर बनेगा गलाथिया बे, जहां पर उनके रुकने की ठहरने की व्यवस्था कराई जाएगी भारतीय बंदरगाह संघ के द्वारा। तो इससे जो बिम्स्टेक के देश है यानी बिम्स्टेक जो संघ है उसमें जो राष्ट्र हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आपको बता दूं कि भारतीय बंदरगाह संघ का जो गठन किया गया था वो 1966 में किया गया था। और पूरी तरीके से जो इसका काम है वो भारत के जितने भी बंदरगाह हैं उनका विकास करना, उनकी देखरेख करना है। और ये जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। साथ में ही जब ये टाई अप किया गया, समझौता किया गया, तो जो केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो भी उस टाइम में उपस्थित थे। अब आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश का भोपाल है, वहां पर मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। इस इंस्टीट्यूट में भारत का 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया है। कब से कब तक चला ये? तो इसका उद्घाटन 21 जनवरी से कर दिया गया और 21 जनवरी से 24 जनवरी तक ये चलेगा। और इसकी जो थीम दी गई है ना, एक महोत्सव भी मनाया गया है जिसका नाम है विज्ञान विज्ञान साहित्य महोत्सव। और इसके लिए इस महोत्सव में 15 जो प्रोग्राम है वो डिसाइड किए गए थे। और जिसका थीम डिसाइड किया गया था कि वैज्ञानिक उत्सव। इस महोत्सव का क्या थीम था? विज्ञानिका उत्सव। अब हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच के। भारत और बांग्लादेश ने एक मैत्री पाइपलाइन बनाई है। इस पाइपलाइन के माध्यम से भारत डीजल का आयात करेगा बांग्लादेश को। ये जो पाइपलाइन है वो 131.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और साथ में ही डीजल का आयात करेगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि जून से यानी इसी वर्ष जून से इसका परीक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। और ये जो पाइपलाइन है इसकी जो क्षमता है वो है 10 लाख मीट्रिक टन। और साथ में ही इसमें भारत सरकार का काफी ज्यादा योगदान है इस परियोजना को चलाने में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले में जो बंजारा या लंबानी समुदाय रहता है उनको हक्कुपत्र दिया है। हक्कुपत्र का मतलब उनको एक तरीके का एक ऐसा दस्तावेज दिया है जिसमें उनको भूमि का स्वामी बनाया है। यानी इस दस्तावेज के माध्यम से, इस हक्कुपत्र के माध्यम से ये जो बंजारे समुदाय हैं ये क्या हो जाएंगे? ये उनको जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। आपको बता दें कि जो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है वो पर्टिकुलर जगह थी ये बंजारा जनजातियों के रहने की, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना में शिफ्ट होते गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उनकी एक एम्बिशियस एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है स्कूल ऑफ एमिनेंस। क्या नाम है? स्कूल ऑफ एमिनेंस। इसके तहत ये शिक्षा का के फील्ड में सुधार करना चाहते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने उन्होंने अपने राज्य के 23 जिलों के 117 स्कूलों को चुना है। और साथ में ही इसके 5 स्तंभ डिसाइड किए गए हैं: अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, शिक्षाविद, मानव संसाधन प्रबंधन, खेल और सहपाठियों संबंधी गतिविधियां तथा सामुदायिक जुड़ाव। यानी इन स्तंभों पर काम करते हुए उनका टारगेट है कि वो बच्चों का समग्र विकास कर सके। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा में 117 सीटें हैं और लोकसभा में 13 सीटें यहां से हैं।
देखो अभी एक टूर्नामेंट हुआ है, स्नूकर टूर्नामेंट, जिसको नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है। अब इस टूर्नामेंट में क्या, ये टूर्नामेंट का नाम क्या था, सर्वश्रेष्ठ ऑफ 17 फ्रेम। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट का जो फाइनल राउंड है वो खेला गया और उसमें जो लक्ष्मण राउत हैं उन्होंने खिताब जीता है। यानी सर्वश्रेष्ठ ऑफ 17 फ्रेम फाइनल का अवार्ड किसने जीता या खिताब किसने जीता, तो वो लक्ष्मण राउत हैं जिन्होंने जीता है। और इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने आदित्य मेहता को हराकर ये खिताब जीता है। न्यूजीलैंड की हमने पहले भी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ कवर करी थी कि न्यूजीलैंड की जो सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब वो इस्तीफा देंगे। तो उनके इस्तीफा देने के बाद में 22 जनवरी को जो वहां की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी है उसने अपना नया नेता चुना है, क्रिस हिपकिंस को, है ना। और जो क्रिस हिपकिंस है ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किए गए हैं और साथ ही लेबर पार्टी ने अपना उप प्रधानमंत्री भी चुना है जिसका नाम है कार्मेल सेपुलोनी। और जो किस हिपकिंस हैं, ये वो न्यूजीलैंड में चिप्पी के नाम से विख्यात हैं। साथ में उन्होंने कोविड-19 के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण काम करे और जुलाई 2020 में ये स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी नियुक्त रहे हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला फिटूर आयोजित किया गया कहाँ पर, मैड्रिड, स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड में किया गया। 18 से 22 जनवरी के बीच में किया गया। और भारत की तरफ से जिस प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया वो थे राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल। और जिससे क्या होगा, जो राजस्थान की जो पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सुधार या उसकी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। देखो ब्राजील की जो राजधानी है वहां पर अभी दंगे हुए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, उन्होंने जो सेना प्रमुख हैं जूलियो सीजर जूलियो सीजर डी अरोड़ा को क्या किया, बर्खास्त कर दिया, मतलब उनको उनके पोस्ट से हटा दिया। उसके पीछे का रीजन ये बताया गया कि जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति थे जायर बोल सोनारो, उनकी चुनाव में उनकी हार हो गई तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने सरकारी दफ्तरों पर या उनकी इमारतों पर कब्जा कर लिया। तो इस वजह से जूलियो सीजर डी अरोड़ा को बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जगह पर नए सेना प्रमुख टॉमस मिगुएल रिबेरो पाइवा को नियुक्त किया गया है। सिल्वा जो है लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है। ब्राजील के बारे में बात कर लें तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में ब्राजील 5वें नंबर का देश है। साथ ही जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जब आप देखेंगे तो लगभग उसका आधा हिस्सा ब्राजील से ढका हुआ है। साथ ही जो जो अमेज़न के वर्षा वन है उसका लगभग 60% भाग ब्राजील में पाए जाते हैं, जिसको हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासिलिया, मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल और राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा हैं। अब हम बात करेंगे कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है किसी दूसरे देश के। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी भारत आएंगे। और ये आएंगे तो इनके साथ साथ में एक सैन्य दल भी आएगा जिसमें 180 सदस्य होंगे। भारत का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, तो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को पहले अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। देखो अभी एक चैंपियनशिप हुई है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो आयोजित की गई थी केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में। ये एक महिला एकल फाइनल था जिसमें जो कोरिया की एन सियांग जीत गई हैं। 22 जनवरी को ये चैंपियनशिप हुई थी और इन्होंने जिसको हराया है वो वर्ल्ड नंबर 1 जापान की अकाने यामागुची हैं, मतलब उनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। खेल मंत्रालय क्या कर रही है, खेल मंत्रालय ने 21 जनवरी को जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसके सारे कामकाज इन्होंने ठप कर दिए
और कामकाज में क्या चीजें ठप करी, मतलब क्या स्थगित कर दिया कि जो रैंकिंग प्रतिस्पर्धाएं होने वाली थी उस पर रोक लगा दिया गया, प्रतिभागियों से जो फीस ली गई उसको भी वापस कर दिया गया। और साथ में ही जो वहां के सहायक सचिव थे विनोद तोमर, उनको भी निलंबित कर दिया गया। उसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि पहलवानों ने, कुश्ती महासंघ के पहलवानों ने, जो वहां के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उन पर आरोप लगाया है कि ये जो है संघ में मनमानी ढंग से काम करते हैं और महिलाओं का यौन, जो महिला खिलाड़ी हैं उनका यौन शोषण करने का भी आरोप इनके ऊपर लगा है। इस वजह से बर्खास्त कर दिया गया है, इसके कामकाज को या स्थगित कर दिया गया है। और साथ में ये कहा गया है कि जब तक एक टीम बनाई गई है इस पर निगरानी रखने के लिए, इसके कामकाज पर, तो जब तक वो टीम नहीं बनेगी तब तक ये काम नहीं करेगा। केंद्र राज्य सरकार ने छात्राओं को 60, केरल राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति प्रदान की है। अब देखिए क्या है ये मातृत्व अवकाश। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं केरल के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, आर बिंदु। उन्होंने इसकी घोषणा करी है और उन्होंने कहा है कि जो उच्च शिक्षा विभाग है यानी हायर एजुकेशन है, उसमें जो 18 साल की लड़कियां हैं उनको मासिक धर्म के लिए के टाइम पीरियड और पीरियड में ही उनको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। और आपको बता दें कि साथ में उनकी जो अटेंडेंस है उसको भी रिकॉल किया गया, उसमें भी सुधार किया गया। पहले ये 75% अटेंडेंस थी लड़कियों के लिए कि जो हायर एजुकेशन है उसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, अब उसको घटाकर 72% कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं आसिम अमला। उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि 2019 में ही इन्होंने जो ओडीआई यानी एक दिवसीय जो मैच होते हैं, वनडे क्रिकेट होते हैं, उससे पहले ही इन्होंने संन्यास ले लिया था। लेकिन अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे, इन्होंने ऐसा कहा है। अपने क्रिकेट कैरियर में इन्होंने 34,000 से अधिक रन बनाए हैं दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए। देखो, अब छत्तीसगढ़ राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कांकेर घाटी। ठीक है, कांकेर घाटी में एक दुर्बल नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। कहाँ पर? पराली बोडल गांव में, और एक केले के बागान में मिला है, और जिसका नाम क्या है, पेंटेड बैट, है ना। और इसका जो कलर है वो नारंगी रंग का है। एक दुर्लभ चमगादड़ है, मिलता नहीं है। और इसका इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो केरीवोला पिक्टा है। क्या है? कैरीवोला पिक्टा। साथ में आपको बता दें कि भारत में 131 प्रजातियां हैं चमगादड़ की, जिसमें से 31 देश के मध्य भागों से आती हैं। ठीक है, ये जो भाग है ना, मध्य भागों से आती हैं। साथ में ही जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर चमगादड़ों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, इसीलिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को इनका घर कहा जाता है। किसका? चमगादड़ों की विभिन्न प्रजातियों का घर कहा जाता है। असमिया कवि कौन? नीलमणि फूकन। ठीक है, इनका अभी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। ये 89 ईयर के थे। साथ में आपको बता दें कि ये कहाँ के, असम के डेरगांव में इनका जन्म हुआ था। और इनको 1981 में इनका एक कविता संग्रह था जिसका नाम था कविता। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। साथ ही इनको 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 2020 का, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 1990 में। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के में निदेशक नियुक्त किया गया है। देखो, परिवार कल्याण मंत्रालय की एक ब्रांच है, ठीक है। उस ब्रांच का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। उसमें भी एक मिशन चला रही है जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इस प्रोग्राम में उनको निदेशक या डायरेक्टर चुना गया है। किसको? प्रवीण शर्मा को। अभी इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल तक चलेगा। साथ में आपको बता दें कि जो NHA है यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसी ने ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी लागू किया है। यानी जो आयुष्मान भारत की तरफ से जो जन आरोग्य योजना के तहत
जो स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है, स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है लोगों का, वो भी काम करने वाला ये NHA ही है। आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है, उसकी शुरुआत 27 सितंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दी गई थी। सबसे पहले ये भारत के 6 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको स्टार्ट किया गया था। फिर धीरे धीरे जो देश के जितने भी राज्य हैं, उनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको डिजिटली क्या किया गया, डिजिटली उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की गई, कनेक्ट किया गया, है ना। साथ में ही रिकॉर्ड सारे डिजिटल हो जाने की वजह से अब किसी भी व्यक्ति का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो नष्ट नहीं हो सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंस्टीट्यूट के साथ नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से 19 जनवरी को नई दिल्ली में कोल्ड चेन कॉन्क्लेव के रूप में एक दिवसीय प्रदर्शनी और सम्मेलन किया है। देखो, 19 जनवरी को नई दिल्ली में कोल्ड चेन कॉन्क्लेव एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट के साथ नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको आयोजित किया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन के डेवलपमेंट के माध्यम से। और इसको आयोजित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा के द्वारा ऐसा किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे का उद्देश्य था कि किस तरीके से भारत में जो कोल्ड चेन उद्योग है उनकी वृद्धि की जाए, उनका विकास की जाए, उनकी जो टेक्निक है उसमें किस तरीके से सुधार किया जाए, नई टेक्निकों को किस तरीके से उनको सिखाया जाए, किसानों को इन नई टेक्निक्स के साथ साथ में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम से किस तरीके से जोड़ा जाए, ये सारी बुनियादी उद्देश्यों के साथ में ये मीटिंग करी गई थी, ये सम्मेलन करा गया था। अब संक्षेप में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जिसके बारे में आप जान लीजिए। देखो, अभी हमको पता है कि विश्व जो हॉकी कप है वो भारत में आयोजित हो रहा है। तो अब ये स्टार्ट हो चुका है और साथ में ही अभी एक मैच हुआ है चिली और नीदरलैंड के बीच में। कहाँ पर? स्टेडियम उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ है। अब इस मैच में एक जो है एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। नीदरलैंड ने चिली को 14-0 से हराया है। यानी अभी तक के विश्व हॉकी कप में या जो हॉकी का विश्व कप होता है, इतने नंबर्स से, इतने अंतराल से कोई भी टीम नहीं हारी है। तो अपने आप में एक इतिहास रच दिया है नीदरलैंड की टीम ने। पंजाब जो नेशनल बैंक है वो क्या कर रही है? पंजाब नेशनल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में, मतलब अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराएंगे पंजाब नेशनल बैंक में तो वो आपको क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी। मतलब उसके बदले आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जिसकी लिमिट दी गई है 80 क्रेडिट। क्या दी गई है? 80 क्रेडिट जिसकी लिमिट दी गई है। साथ में ही बैंक ये भी कह रहा है कि FD पर वीजा या रुपए क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। मतलब वीजा या रुपए क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको क्रेडिट प्रदान करेगी पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को। भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक हैं, वकील हैं पेशे से, जिनका नाम है जनानी रामचंद्रन। इनको जो कैलिफोर्निया राज्य है ना अमेरिका का, उसका जो ऑकलैंड सिटी है, ऑकलैंड सिटी की एक काउंसिल की मेंबर चुनी गई हैं। किसकी? ऑकलैंड सिटी की काउंसिल की मेंबर चुनी गई हैं। अब यहाँ पर एक पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं जो बहरीन का ISA या ISA पुरस्कार जिसको कहा जाता है। ये मानवता की विशिष्ट सेवा के लिए, यानी मानवता के क्षेत्र में जो विशिष्ट सेवा करते हैं उनके लिए दिया जाता है। अब इस बार ये पुरस्कार किसको मिला है? तो इस बार ये पुरस्कार मिला है नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदूक रुइत को। और ये कहा जाता है कि इन्होंने 50,000 से अधिक ऑपरेशन करके लोगों को दृष्टि दी है ना। तो इसी सेवा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से। ये कौन है? ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, नेपाल से संबंधित हैं और इनका नाम है संदूक रुइत। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कल मिलूंगी।
आपके लिए। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया, प्रस्तुत किया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ में ही जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है उसको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के लिंक पर डाल दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम का चैनल विजिट कर सकते हैं।